हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पिता। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा न्यू क्लासिकल एज, जो आफ्टर कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद आता है। इस एज में न्यू क्लासिकल एज को इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इस एज का जो लिटरेरी पर्सन थे वो कह रहे थे हम जो है वो क्लासिकल एज को ही फॉलो करेंगे। तो एक ग्रीको रोमन पीरियड जो स्टार्ट में था, उसके ही लिटरेरी पर्सन्स को, उसके ही लिटरेरी फॉर्म्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इनको लोगों को एक सूडो क्लासिकल एज बनाना था जिसका कि नाम नियो क्लासिकल एज पीरियड नाम पड़ा, जो लगभग 150 साल पीरियड लंबा चला। इस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेस्टोरेशन एज, दूसरा जिसमें मोनार्की सिस्टम वापस से रिस्टोर हो जाता है। चार्ल्स सेकेंड जो फ्रांस चले गए थे उनको फ्रांस से वापस बुलाया गया, वापस से मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया गया। इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो जॉन ड्राइडन थे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इस एज में दिया है। इस एज का लिटरेरी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स में जो वापस से मोनार्की सिस्टम रिस्टोर हुआ, उसके बाद साथ साथ थिएटर सिस्टम भी रिस्टोर हुआ। चार्ल्स सेकेंड जो फ्रांस से आए थे उन्होंने वहां पर बहुत सारे थिएटर्स, ड्रामा सारा देखा था, तो वो वापस से एक पेटेंट थिएटर का कॉन्सेप्ट लाते हैं और कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लैंड में। जॉन ड्राइडन के आने से एक नया ट्रेंड आ जाता है इंग्लिश पोइट्री में, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं आगे बहुत लंबे एक एज। पोइट्री का एक जो इम्पोर्टेंट फेज जो है, ट्रेंड वो आ गया था जिसमें कि ओड, सैटायर, सोनेट के साथ साथ और इम्पोर्टेंट लिटरेरी पर्सन्स जो थे वो थे विलियम कनग्रीव। एज ऑफ रेस्टोरेशन में जेम्स सेकंड जो है वो किंग बनते हैं। उसके बाद जो है हम लोग न्यू क्लासिकल एज के इम्पोर्टेंट 1689 में न्यू क्लासिकल पीरियड में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से कहते थे। चार्ल्स सेकेंड जो थे उनको बहुत ही अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। वो जो थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की को मानते थे, यानी कि जो पार्लियामेंट था वो उसको नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि मेरा वर्ड ही लास्ट वर्ड हो। कौन चाहता है एब्सोल्यूट मोनार्की रहे, जिसके कारण एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जेम्स सेकेंड की जो है वो प्यूरिटन्स के साथ लड़ाई होती है और प्यूरिटन्स जो थे वो विलियम और मैरी को वापस से वहां का थ्रोन दे देते हैं और वापस से जो है मोनार्की सिस्टम को हटा के वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाते हैं। बिल ऑफ राइट्स, इस बात को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक जो था वो मोनार्की सिस्टम था, इसके बाद जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुआ। अगस्टन एज की बात करते हैं। अब अगस्टन एज में जो थे वो रूलर जो थे, जेम्स को तो 3 साल में ही हटा दिया गया था। उसके बाद विलियम और मैरी आए थे। विलियम और मैरी जो, उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण जेम्स सेकंड की ही दूसरी पुत्री जो थी एने जो है, उसके बाद उनको थ्रोन दिया जाता है। उसके बाद ही अगस्टन एज चालू होता है। अगस्टन एज का नाम अगस्टन एज इसलिए रखा गया क्योंकि इस एज के जो लिटरेरी पर्सन्स थे, राइटर्स थे, वो कह रहे थे कि हम जो है वो अगस्टन एज के अगस्टन राइटर्स को ही मानेंगे। रोमन इंपायर्स के जो लैटिन लिटरेरी पर्सन्स थे उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। उनके वर्क्स को हम लोग, उसी एज के राइटर्स को ये लोग इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस एज का नाम अगस्टन एज भी रखाया। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट लिटरेरी पर्सन ऑफ दिस इज अलेक्जेंडर पोप, जिसके कारण इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। पीरियड था 1745 टू 1798, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो 2 पीरियड थे, इस पूरे पीरियड में मॉक जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स थे लिटरेरी डेवलपमेंट के। एक और पीरियोडिकल जर्नलिज्म जो है इस एज में बाहर आई, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हम लोग कहीं भी कॉफी शॉप में बैठते हैं या बाजार में किससे मिलते हैं तो हम एक बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत धीरे धीरे टर्न होते होते गॉसिप्स में बदलती गई, न्यूज में बदल जाती है और वो पीरियोडिकली पब्लिश होता है, तो इसीलिए वो पीरियोडिक जर्नलिज्म में इंक्लूड हो जाती है। पूरा पीरियड जो है वो इन्फ्लुएंस्ड रहा कॉलोनियल एक्सपेंशन से, एयर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इस अगस्टन एज की लिटरेचर जो है, पीरियोडिकल जर्नलिज्म
नॉवेल्स और सैटारिकल पोइट्री, ये सब के लिए ये फेमस थे। प्रोज जो थे, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे इस एज में। इस न्यू क्लासिकल पीरियड में मोक एपिक जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अलेक्जेंडर पोप की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक ही है। इस एज को एज ऑफ इनलाइटेनमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में सोशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉफी हाउस कल्चर एंड ड्यू टू मिडिल क्लास लिटरेचर, नॉवेल्स को भी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। नॉवेल आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटरटेनमेंट जो है, फीचर्स जो है, स्टोरी जो है, वो सब नॉवेल्स में ऐड रहती है, और मिडिल क्लास लिटरेसी के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉवेल्स दो तरह के देखे गए हैं, पर्सनल और एडवेंचरस नॉवेल्स, जिसमें पर्सनल में बायोग्राफी आती है, एडवेंचरस में स्टोरीज आती है। इस पूरे न्यू क्लासिकल एरा में डेवलपमेंट्स का जो लिटरेरी एक्सपेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा था। अब थर्ड स्टेज यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस था वो सैमुअल जॉनसन का था। इन्हीं के नाम से इस एज का नाम जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन कहा गया। इस एज को एज ऑफ सेंसिटिविटी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में सेंसिबल व्यूज जो थे, लिटरेरी जो टर्म्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे। इसमें जो स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म, स्प्रेड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस था वो इंडिविजुअलिटी पर। यही वो एज है जिसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, जिसे एज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू क्लासिकल एज टू रोमांटिक एज की तरफ होता है, जिसे हम आगे आने वाले एज में पढ़ेंगे। पूरे मीनिंग में कहा के तो एज ऑफ सेंसिटिविटी का मतलब होता है एन एज दैट सीज द माइजरी एंड सेंसिबल टू अदर्स, जो कि दूसरों का दुख, दूसरों की वेदना, दूसरों की पीड़ा को देखने में सेंसिबल हो, वैसा एज। इस एज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो देखने को मिलता है, जैसे कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, जॉन ने फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया। रिवॉल्यूशन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहा, इंडस्ट्रियल एरिया के बाद एग्रीकल्चर एरिया यानी कि प्रोडक्शन में भी बहुत ही रिवॉल्यूशन इसमें हुआ। इसके बाद आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ टू 1799 तक कंटिन्यू रहा, इस एज के आगे तक। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण भी जो रिवॉल्यूशन जो थे उसमें ज्यादा फ्रीडम, इक्वालिटी का स्लोगन लाया गया। स्लोगन जो था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, LEF, जिसको जानते थे। सैमुअल जॉनसन ही वो पर्सन थे जिन्होंने लिटरेरी क्लब को भी फाउंड किया था। द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्लब इंट्रोड्यूस्ड बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का जो मेजर पॉइंट इसलिए कहा गया था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया था, इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे, एडिटर थे, लेक्सियोग्राफर थे, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था ये डिक्शनरी खोज के, जिसमें बनाने में जिसको इन्होंने 9 साल लग गए थे। अप्रोक्स मोर देन 40,000 वर्ड्स इन्होंने इस डिक्शनरी में ऐड किया है। उस समय प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो बहुत ही महंगी थी, पेपर जो थी बहुत ही महंगी थी, इसलिए इसकी डिक्शनरी को वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिक्शनरी में से एज कहा गया है। इस एज में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, नॉवेलिस्ट रहे, जैसे हेनरी फील्डिंग, एडमंड ब्रूक, थॉमस ग्रे जैसे हैं। इस एज में चल रहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण भी जो एज है वो रेस्टोरेशन एज से यानी कि न्यू क्लासिकल एज से रोमांटिक एज में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग उसको रोमांटिक एज को जानेंगे। अलेक्जेंडर पोप की एक इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और इस न्यू क्लासिकल एज के इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट है डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन। ये सारे जो थे इम्पोर्टेंट न्यू क्लासिकल पीरियड के लिटरेरी पर्संस थे। लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज के 4th वीडियो है ये। बाकी वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर बाकी के एजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।